नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। एनसीपी नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में हुए शामिल। राजभवन में ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। छगन भुजबल समेत 8 और विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में जन स्वाभिमान रैली को किया संबोधित। कहा, समाजवादी पार्टी बीएसपी की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से मिली निजात। कानून व्यवस्था हुई ठीक। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर संवैधानिक मान्यता देने का किया काम। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की प्रेस वार्ता। कहा, मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किए अभूतपूर्व कार्य। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज दुनिया को पीएम मोदी पर विश्वास है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर फिर हिंसा। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिनहाटा हिंसा के घायलों से की मुलाकात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार में फुलवारी शरीफ और दरभंगा में की छापेमारी। एक संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े होने के मिले सबूत। मॉनसून के कारण कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, बंगाल तक कई जगहों पर बारिश की जताई संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति की ली जानकारी। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन सोमवार से शुरू। खिताब के प्रबल दावेदार नोवाक जोकोविच की नजर अपना 24 ग्रैंड स्लैम जीतने पर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार आज बीजेपी गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी, जिसके बाद वे अन्य एनसीपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा छगन भुजबल, दिलीप राव पाटिल, अदिति तटकरे समेत 8 और एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ आने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। और वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत पवार के सरकार में शामिल होने को लेकर कहा कि जब किसी कर्मठ और योग्य नेता के फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है तो ऐसा कदम उठाना लाजमी है। पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजॉरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि
अजीत दादा एक विकासाभिमुख काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। और वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें सत्ता और कुर्सी का कोई लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? कुर्सी नहीं है, हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को करोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। और अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए वो सरकार के साथ आए हैं। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ेंगे और इसलिए ये फैसला लिया है। 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और वहीं अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने भी मीडिया से बात की। शरद पवार ने कहा कि वो फिर से पार्टी खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ जाने वाले कुछ विधायकों ने भी उनसे संपर्क किया है और आने वाले दिनों में वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों में पार्टी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा की विघटनकारी नीतियों से छुटकारा मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सरकार में पिछड़े समाज के कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। और गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि अब भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे, हमारे जवानों को मार के चले जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना को ऑर्डर दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साबरमती रिवर फ्रंट में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार साबरमती रिवर क्रूज अब एक सप्ताह बाद व्यावसायिक आधार पर चालू हो जाएगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज को 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। क्रूज को पिछले फरवरी में वलसाड के उमरगांव में से रिवर फ्रंट पर लाया गया था। अहमदाबाद में लग्जरी रिवर क्रूज को मेक इन इंडिया अभियान के तत्वाधान में भारत में निर्मित पहला यात्री कैटामरान क्रूज होने का गौरव प्राप्त है। यह स्वदेशी विनिर्माण और इनोवेशन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे जब अहमदाबाद आएंगे तो वहां के लोगों के साथ इस क्रूज पर डिनर करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली में सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र ने एक समृद्ध भविष्य को अपनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा साथ साथ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति और परिवर्तनकारी परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के 10 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में औसत वार्षिक आवंटन 43,587 करोड़ रुपए था, जो एनडीए सरकार के तहत दोगुना से भी अधिक 99,278 करोड़ रुपए हो गया। बीते 9 वर्षों में 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 16 एम्स स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत एक नॉलेज सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है भारत। कभी कभी हमारे कवियों ने इसीलिए इसको कहा कि हस्ती ऐसा है कि मिटती नहीं है। ये रिन्यू होते जाता है, कॉन्टेक्चुअल होते जाता है। जो आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसी की उपज है। भारत की नॉलेज सिस्टम और दुनिया की चैलेंजेस, ये दोनों की ब्लेंड किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में।
और उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। शनिवार देर रात दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिनहाटा हिंसा के घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हत्या मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा तेज है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार के डीएम और एसपी से दिनहाटा हिंसा पर बात की। उधर बिहार में एक बार फिर एनआईए ने दबिश दी है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा जिले के बहेरा में एनआईए ने तड़के पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में आतंक विरोधी दस्ता की टीम भी शामिल है। पटना में ये कार्रवाई फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया के कार्यालय के पास बने मकान में चल रही है। दरभंगा में बहेरा थाना क्षेत्र के छोटकी बाजार से एक संदिग्ध युवक को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वो पटना में पढ़ाई करता था। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई फुलवारी पटना थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 827 में वांछित अभियुक्त मुमताज अंसारी से जुड़ी जानकारी के आधार पर हो रही है। कहा जा रहा है कि यह छापा रात 2 बजे मारा गया। एनआईए ने मई में कटिहार में भी छापा मारा था। इससे पहले मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और पटना में भी छापा मारा जा चुका है। और वहीं झारखंड में रांची के हरमू बाजार इलाके में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। 2 बाइक के आपस में टक्कर होने से दोनों पक्षों में हिंसा की स्थिति पैदा हुई। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बलों को तैनात किया गया। रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन के अनुसार झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं। इसे लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि दोषियों को जेल भेजने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावी राज्य राजस्थान के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। पीयूष गोयल ने कई कारणों का उल्लेख किया कि क्यों कांग्रेस चुनाव में हार जाएगी। माहौल देखने को मिल रहा है उससे तो स्पष्ट दिखता है कि जनता में बड़ा आक्रोश है अशोक गहलोत जी के खिलाफ। उनकी भ्रष्ट सरकार, उनके विकास से वंचित रखने की रणनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देश में भी और पूरे विश्व में जो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है उसका एहसास करते हैं। और जिस प्रकार से आज भारत में स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार और लोगों को सशक्त बनाने वाली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसको देखते हुए लोगों को आज राजस्थान में राज्य सरकार बदलने का मन लगभग पक्का हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस पार्टी के रुख को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के जरिए देश में एक समान कानून लागू किया जाएगा, लेकिन इससे कांग्रेस नेता परेशान हो गए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने का समर्थन किया है। मायावती ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से देश मजबूत होगा और नागरिकों में एकजुटता आएगी। साथ ही इससे लोगों में भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि उन्होंने इस पर आम सहमति बनाने की भी वकालत की। और वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से पीड़ित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारी बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि
गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगह उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाने में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। मैंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इन क्षेत्रों में लोगों की मदद में लगी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के दूसरे दिन आज सुबह जम्मू से बालटाल और नूनवन बेस कैंप के लिए 4,903 यात्रियों का तीसरा जत्था भेजा गया। इन यात्रियों को 235 वाहनों में रवाना किया गया। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अगले 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रविवार की सुबह 2 दुकानों में लगी भीषण आग पर घंटों मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। आग क्यों लगी, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने में जुटी स्थानीय पुलिस ने रिहायशी इलाका होने की वजह से आसपास के इलाके को खाली करा दिया। इस आग में 2 बुजुर्ग दंपति फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद निकाल लिया। उधर फ्रांस में मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक किशोर को गोली मारे जाने के बाद देश में फैली अशांति थमने का नाम नहीं ले रही है। आज पेरिस उपनगर के मेयर के घर पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। पेरिस में लगातार लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात किए गए हैं। करीब 1,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि कल रात 719 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दक्षिण कैरोलिना के पिकेंस में एक रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करते हुए उन्हें अपराधी और झूठा कहा। एक रैली में ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अक्षम और भ्रष्ट हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन को लैटिन अमेरिका में प्रभाव हासिल करने की कोशिश में स्पेन की यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का लाभ मिलेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास एक शांति सूत्र है और पेड्रो सांचेज ने हमारा बहुत सहयोग किया। ये एक सच्चाई है। लैटिन अमेरिका के साथ उनकी लगातार बातचीत होती है, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, स्पेन की आवाज़ सुनी जाती है और ये भी एक सच्चाई है। पेड्रो सांचेज ने मुझे यूरोपीय संघ लैटिन अमेरिकी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कुछ लैटिन अमेरिकी देश इस निर्णय और इस निमंत्रण को रोक रहे हैं। और वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शनिवार को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में यूरोपीय संघ यूक्रेन को पूरा सहयोग कर रहा है। स्पेन यूरोपीय संघ की 6 महीने की अध्यक्षता संभाल रहा है और यूक्रेन को उम्मीद है कि सांचेज उसे लैटिन अमेरिका में प्रभाव हासिल करने में मदद करेगा, जहां कई देशों ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने के कीव के प्रयासों का विरोध किया है। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर खतरा बना हुआ है। नोवाक जोकोविच को सोमवार से शुरू हो रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। विंबलडन में जोकोविच की नज़र अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने पर रहेगी। विंबलडन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। वहीं नोवाक जोकोविच को दूसरी वरीयता मिली है। महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्वांतेक को पहली और बेलारूस की सबालेंका को दूसरी वरीयता प्रदान की गई है।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।